सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बहरी जहाज़ में काफ़ी बोझ था। सफ़र के दौरान तूफ़ान की वजह से जहाज़ कह लें हिचकोले खाने लगा। जहाज़ डूबने के करीब था तो उसके कप्तान ने तजवीज़ पेश की कि जहाज़ का बोझ हल्का करने और ज़िंदा रहने के लिए कुछ सामान को समंदर में फेंक दिया जाए। तो जहाज़ के मुसाफिरों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। अच्छा, एक सौदागर का सारा सामान छोड़ दिया जाए क्योंकि ये डूबने से बचने के लिए बहुत होगा। जिस ताजिर का सामान फेंका जाता था उसने एतराज़ ये किया कि क्यों उसका ही सारा सामान फेंका जाए। उसने तजवीज़ पेश की कि सारे ताजिरों के सामान में से थोड़ा थोड़ा फेंका जाए ताकि नुकसान तमाम लोगों में तकसीम हो जाए और सिर्फ एक शख्स मुतासर ना हो। लेकिन बाकी सारे ताजिरों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और चूँकि वो एक नया और ना तजर्बाकार सौदागर था इसलिए उन्होंने उसके सामान के साथ उसे भी समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। अच्छा, लहरों ने सौदागर के साथ लड़ाई की यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। जब सौदागर बेदार हुआ तो उसे मालूम हुआ कि लहरों ने उसे किसी नामालूम और वीरान से जजीरे के किनारे पे फेंक दिया। वो बहुत मुश्किल से उठा, उसने सांस लिया, यहाँ तक कि वो घुटनों के बल गिर गया और अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करके कहने लगा कि वो इसे इस तकलीफ़ दे सूरत हाल से बचाए। अच्छा, कई दिन गुजरे। इस दौरान सौदागर ने दरख्तों के फल और खरगोश का शिकार करके गुजारा किया। करीबी नदी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता रहा और रात की सर्दी और दिन की गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए दरख्त की लकड़ी से बनी एक छोटी झोंपड़ी में सोता रहा। अच्छा, एक दिन जब वो अपना खाना बना रहा था उस दौरान तेज़ आंधी चलने लगी जिसकी वजह से लकड़ी की जलती हुई जो लाठी वो उठ जाती थी और झोंपड़ी में आग लग गई। अच्छा, सौदागर आग बुझाने की बड़ी कोशिश करता था लेकिन कामयाब नहीं होता था क्योंकि आग ने पूरी झोंपड़ी को अपनी लपेट में लेकर जलाकर राख कर दिया होता था। अब यहाँ सौदागर चीखने लगता था कि क्यों ऐ रब, मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंका गया, मेरा सामान ज़ाया हो गया और अब तो ये झोंपड़ी भी जो मेरा घर थी वो भी जल गई है और मेरे पास इस दुनिया में कुछ नहीं बचा और मैं इस जगह पर अजनबी हूँ। या अल्लाह, ये सारी आफतें मुझ पर ही क्यों आती हैं। और सौदागर इस गम से भूखा ही रात को सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज़ वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था जब उसे जजीरे के करीब पहुँचने वाला एक जहाज़ मिला जो उसे बचाने के लिए एक छोटी कश्ती से उतर रहा था। और जब सौदागर जहाज़ पर सवार हुआ तो खुशी की शिद्दत से यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने जहाज़ पर सवार लोगों से पूछा कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा, उसका ठिकाना कैसे जाना। उन्होंने इसका जवाब दिया कि हमने धुआं देखा, हमें मालूम हुआ कि कोई शख्स मदद के लिए पुकार रहा है, लिहाजा हम देखने आए। और जब उसने उनको अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह से उसे नाजायज़ तरीके से सौदागरों के जहाज़ से फेंक दिया गया तो जहाज़ पर सवार लोगों ने उसे बताया कि सौदागरों का जो जहाज़ है वो मंजिल तक नहीं पहुंचा, डाकुओं ने सबको लूट लिया, लोगों को मार डाला। अब ये सुनते ही सौदागर रोते हुए सजदा करता है और कहता है कि या अल्लाह, तेरे सब काम अच्छे हैं, पाक है वो रब जिसने मुझे कत्ल होने से बचाया और मेरे लिए भलाई का इंतखाब किया। अब इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो परेशान ना हो, खौफज़दा ना हो, घबराएं नहीं, बस इतना भरोसा करें कि अल्लाह हर चीज़ में हिकमत रखता है। जो आपके साथ होता है अल्लाह उसके बदले बेहतरीन से आपको नवाजता है। अच्छा, और जैसे कहानी में ये सौदागर की झोंपड़ी जल गई लेकिन यही जो जलती झोंपड़ी है उसका धुआं उसकी जान बचाने का ज़रिया या सबब भी बना। अब ये हम सब की कहानी है। खुशी में, खुशहाली में हम अल्लाह से गाफिल रहते हैं, शुक्र अदा नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई मुसीबत आ जाती है, जब कोई परेशानी आ जाती है तो हम अल्लाह के हुजूर शिकवे शिकायतों के अंबार लगा देते हैं। किस किस्म के लोग हैं हम। अब हम बात करें सियासत की तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए इनके सियासी जो मुखालिफिन हैं उन्होंने बहुत मुश्किलात खड़ी की, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म की ज़ात पर भी हमले किए गए। और वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी उनके सियासी मुखालिफिन उनके लिए हर किस्म की मुश्किलात इसलिए खड़ी करते रहे क्योंकि वो उनसे लूटी दौलत का हिसाब लेना चाहते हैं। लेकिन मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ और इमरान खान साहब ये भी समझते हैं कि उनकी नीयत साफ़ है इसलिए कुदरत भी उनकी मदद कर रही है। और ये बात हकीकत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात बने
उन्हें पनामा केस के बदले में सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बकौल खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए घसीटा गया क्योंकि उन्होंने पनामा की चोरी को बड़े जोरों शोर से हाईलाइट किया था। इसलिए ऑपोजिशन एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। एक शिकार ये कि इमरान खान साहब को नाअहल कराया जा सके और दूसरा शिकार ये कि इमरान खान साहब आला अदलिया से लड़ पड़े। जैसे नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े, वैसे इमरान खान साहब भी अदलिया को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दें। लेकिन जैसा कि इमरान खान साहब का कहना है कि उनका ये ईमान है कि उनकी नीयत साफ़ है और इसलिए अल्लाह उनकी हर मौके पर मदद करते हैं। इसलिए इमरान खान साहब नाअहल हुए, बल्कि उन्हें आला अदलिया की जानिब से सादिक और अमीन करार दिया गया और उन्होंने अदालत से मुहाजराई करने के बजाय अपनी मनी ट्रेल को जैसे तैसे करके अदालत में दुरुस्त साबित कर दिया। अब उन्होंने अदलिया पर हमले नहीं किए, बल्कि अदलिया का एहतराम किया। कैसे? वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, यही एहतराम है ना। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत समझती है कि ऑपोजिशन ने हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की कि वो इदारों और हुकूमत को आपस में लड़ाकर अपनी सियासी दुकान को चमका सके। अब अगर देखा जाए तो हाल ही में DGISI की तकरीरी का जो मामला था उस पर ऑपोजिशन ने मुस्बत किरदार अदा करने की बजाय मनफी किरदार अदा करके हुकूमत के इस मौके पर मोहर लगा दी कि वाकई ऑपोजिशन इदारों और हुकूमत के दरमियान तसादुम की हवा चलाना चाहती है और अपना किबला दुरुस्त करना चाहती है। लेकिन हर मौके पर हर मोड़ पर ऑपोजिशन को अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई और हुकूमत ने यूँ ऑपोजिशन की हर रुकावट को पार किया। अब सानिया पेशावर, जिसके ज़ख्म हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी ताज़ा हैं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पूछा था कि उस वाक़ये के ज़िम्मेदारों का तयन हुआ है या नहीं और वाक़ये की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। और एक और बात कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म साहब को इस हवाले से ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होने का हुक्म दिया। अब हुकूमती तर्जुमान के बकौल ऑपोजिशन इस पर भी नज़रें जमाई बैठी थी कि शायद वज़ीर आज़म साहब कोई लूज़ शॉट खेल दें और ऑपोजिशन उसको कैश कर सके, लेकिन वो इसमें भी नाकाम नहीं हो सकी क्योंकि आज वज़ीर आज़म साहब सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश हो गए और उन्होंने आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज को इस अहम मुतमईन करने की कोशिश भी की। अब इस हवाले से शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया। क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने सानिया APS मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में आमद से मुताल्लिक जो बात की तो क्या कहना था उनका? जी, इमरान खान साहब ने साबित किया है कि वो किस कदर कानून और अदालतों का एहतराम करते हैं। और फवाद क्या कहते हैं मज़ीद कि जी हमारे पास बहुत आसान तरीका था कि सानिया APS पर हम नून लीग को कसूरवार ठहरा देते क्योंकि उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और हम इस तरह तमाम जिम्मेदारी नून लीग, नवाज शरीफ और उस वक्त के वज़ीर दाखिला पर आयद करके कह सकते थे कि बात ख़त्म हो गई। लेकिन हमने इल्ज़ामात की सियासत नहीं की और नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया जिसकी कामयाबी के लिए पूरी कौम एक साथ खड़ी थी। अच्छा, शेख रशीद साहब भी इस मौके पर फवाद चौधरी के साथ मौजूद थे। उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू की। वो क्या कहते हैं जी कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अदालत को यकीन दिलाया है कि आइंदा 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। और शेख साहब ये भी कह रहे थे कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तमाम सूरत हाल फुल बेंच के सामने पेश कर दी थी। अब नाज़रीन, ये बात तो हकीकत है ना कि इमरान खान साहब ने ये साबित किया है कि वो वाकई इदारों का एहतराम करते हैं क्योंकि जैसे ही आला अदलिया ने उन्हें तलब किया वो फौरी मुअज़्ज़ज़ अदालत में हाजिर हो गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो आज की कार्रवाई हुई उसकी कहानी भी ज़रा सुन लीजिए। वज़ीर आज़म तकरीबन 2 घंटे बाद कमरा अदालत नंबर 1 में पहुँचे जहाँ वकला, सिक्योरिटी एहलकारों और APS हमले के मुतासरीन के अहल खाना की बड़ी तादाद मौजूद थी। केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब आप आएँ, जिस पर वज़ीर आज़म कटहरे में आकर खड़े हो गए। फिर जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए और कहा कि जी वालिदैन की तसल्ली कराना ज़रूरी है। वालिदैन ये चाहते हैं कि उस वक्त के हुकाम बाला के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इस्तफ़सार किया कि सानिया APS के हवाले से क्या कर रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने अदालत को बताया कि जो मुमकिना इक़दामात हो सकते थे हमने किए। हमारी उस वक्त सूबे में हुकूमत थी, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक कोई खुसूसी इक़दाम नहीं उठाए गए। हुकूमत ने कोई अहम इक़दाम उठाए हैं तो अदालत को बताया जाए। अच्छा, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने जवाब दिया कि जब ये वाक़या हुआ तो मैं फ़ौरन पेशावर पहुँचा और वालिदैन से मुलाकात की थी। अच्छा, चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत वज़ीर आज़म से इस्तफ़सार किया कि रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया, जिस पर इमरान खान साहब ने बताया कि मैं तो उस वक्त हुकूमत में नहीं था। अच्छा, जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप तो उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बात करने का मौका दें, मैं एक एक करके वजाहत करता हूँ। अच्छा, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए
कि हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं है। हमें ये जानना है कि इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया जा सका। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 7 साल से किसी बड़े के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अब आप बाइख्तियार वजीर आजम हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को सानिया APS मुतासरीन के साथ मिलकर इकदाम उठाने का हुक्म दिया और 2 हफ्तों के अंदर पेशरफ रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत की। अच्छा, इस पर अटर्नी जनरल ने मज़ीद वक्त की इस्तदा की और अदालत ने अटर्नी जनरल की इस्तदा कबूल करते हुए 4 हफ्ते का मज़ीद वक्त दे दिया, 4 हफ्ते का, और समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब ये अदालत में होने वाली कार्रवाई का मुख्तसर अहवाल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अदलिया का एहतराम करते हुए अदालत के सामने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया और मुअज़्ज़ज़ जज को मुतमईन करने की हर मुमकिन कोशिश भी की। आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपने रवैये से मेरे ख्याल से दूसरों के लिए एक मिसाल सेट की है कि मुल्क चलाने के लिए इदारों का एहतराम बहुत ज़रूरी है। कोई वज़ीर-ए-आज़म ही क्यों ना हो, वो भी इदारों के आगे जवाबदेह है, बिल्कुल है। और वज़ीर-ए-आज़म ने दरअसल उन लोगों को पैगाम दिया, ये ज़बानी कलामी नहीं दिया, इसको कहते हैं प्रैक्टिकली। ये एक प्रैक्टिकली मैसेज दिया गया है, पैगाम दिया गया है कि इदारों का एहतराम बड़ा ज़रूरी होता है। और इन्होंने एक पैगाम जो दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो इदारों को टारगेट करते रहे, उनको पैगाम दिया, जिन्होंने आला अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस को अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए निशाना बनाया। अब नाज़रीन, एक तरफ नून लीग इदारों को टारगेट करती है और आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी नैब को अपने तनकीद के रडार में ले जाते हुए निशाना बनाया। ज़रा क्लिप चलाइएगा अब्बासी साहब का। तो ना आपने अब्बासी साहब को एक तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इदारों के एहतराम करने की एक मिसाल कायम की और दूसरी जानिब अपोजिशन नैब पर ताबड़तोड़ हमले करके इदारों को मुतनाज़िर बनाने के चक्कर से बाहर नहीं निकली है। अब शाहिद खान अब्बासी साहब ने तो नैब में बैठने वालों को चोर तक कह दिया। इनके ख्याल में आज महंगाई नैब में बैठे हुए चोरों की वजह से हो रही है और उन्होंने अपनी तनकीद का जो आ रहा है ना, वो एक बार फिर नैब की तरफ चलाते हुए कहा है कि ये दलील बेमायनी है कि आलमी दुनिया में कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई होती है, बल्कि महंगाई बढ़ने के ज़िम्मेदार नैब के लोग हैं। काबीना में बैठे हुए चोर महंगाई के असल ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब चेयरमैन नैब को मुखातिब कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि एक दिन आपसे हिसाब लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा और आप पर केस बनेगा कि नैब ने 539 अरब रुपए कमाए हैं, लेकिन जमा 104 अरब रुपए कराए गए हैं और बाकी पैसे चेयरमैन नैब साहब आप घर ले गए हैं। यानी अब नून लीग सीधा चेयरमैन नैब की ज़ात पर करप्शन का, चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। अब इसीलिए हुकूमत ये कहती है कि नून लीग इदारों पर तनकीद करके उन्हें मुतनाज़िर बनाती है। और ख़बर ये भी कि जी नून लीग जानते बूझते हुए इदारों को मुश्तिल करने की कोशिशों में दोबारा से लगी हुई है। और अगर ऐसे में नैब या कोई भी इदारा हरकत में आ गया तो फिर क्या होगा? वो रोना धोना कि इंतकामी कार्रवाई, जी हमें तो जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, ये रोना शुरू कर देंगे। अब एक तरफ नून लीग इदारों पर यलगार करे। अच्छा, ये कमर ज़मान कायरा साहब नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इदारों से बैकडोर राब्ते करने में मसरूफ़ हैं। ज़रा कायरा साहब का क्लिप चलाइएगा। अपने कायरा साहब बहुत ही खुली डुली बात करते हैं और क्या कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ इन हाउस तब्दीली लाने की बात करती है और नून लीग कहती है कि नहीं, हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इस हुकूमत से जान छुड़ाकर साफ़ और शफाफ इंतखाबात की राह को हमवार किया जाए, जबकि नून लीग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अच्छा, कमर ज़मान कायरा साहब नून लीग को मुखातिब करके कहते हैं कि नून लीग वोट को इज़्ज़त देने की बात तो करती है और अगर वाकई नून लीग इस बयानिए से मुखलिस है और वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहती है तो फिर नून लीग जो ये बैकडोर राब्ते कर रही है, वो क्यों कर रही है? वो ख़त्म करे। यानी एक तरफ नून लीग पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो PDM से इसलिए रैदा हुई क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर थी और अब पीपल्स पार्टी वही इल्ज़ाम नून लीग पर लगा रही है। अब लग ऐसा रहा है कि पीपल्स पार्टी तनकीद पूरी मुस्लिम लीग नून की जानिब नहीं बल्कि मरियम नवाज़ ग्रुप की तरफ है, क्योंकि शहबाज शरीफ और बिलावल तो आजकल एक साथ नज़र आ रहे हैं और दोनों हुकूमत को रगड़ा लगाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो फिर जो तनकीद है ये मरियम नवाज़ ग्रुप पर हो रही है। ज़रा एक क्लिप देखिएगा, आप समझ जाएंगे। सुना आपने शहबाज शरीफ साहब बिलावल को। शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है और उसमें मुल्क का इलाज अगर है तो वो साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने में। और शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि इस हुकूमत ने लोगों का बुरा हाल कर दिया, लोग मारे मारे फिर रहे हैं, डेंगू ने ज़िंदगी जिरन बना दी और हुकूमत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है और लोग हाथ उठा कर दुआएं मांग रहे हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। इसीलिए कौम इल्तिजा करी कि इंतखाबात साफ़ हों। जबकि बिलावल क्या कहते हैं कि अपोजिशन पार्लियामेंट में मुत्तहिद है
और हम इस इत्तेहाद हुकूमत को शिकस्त देकर मज़ीद कामयाबी हासिल करेंगे। अब इस वक्त महंगाई अपोजिशन का मौसर हथियार समझ लें, और हथियार को कैश कौन करवा रहा है? मिफ्ता इस्माइल साहब, ज़रा देखिएगा किस अंदाज में। अब मिफ्ता साहब बेसिकली ये मईशत का नोहा पढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जिस पाकिस्तान का ख्वाब अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने देखा था, इमरान खान ने एक एक करके वो ख्वाब रेज़ा रेज़ा कर दिए। अब एक तरफ अपोजिशन महंगाई का शोर मचा रही है और दूसरी जानिब फवाद चौधरी अपोजिशन को तसल्ली देते हैं कि हौसला रखें, सब्र करें और अगले 5 साल भी सब्र ही करें। ज़रा सुनिएगा चौधरी साहब को। जी सुना आपने फवाद चौधरी को, वो ना सिर्फ ये मुद्दत बल्कि जो अगली मुद्दत है ना उसके लिए भी दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं सच्ची बात करूँगी वो ये कि सिर्फ दावे करने से अगली हुकूमत नहीं मिलने वाली, बल्कि इसके लिए अवाम की जो जान है ना वो आपको फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके महंगाई से छुड़ाना होगी। और जिस मकसद के लिए कोशिश करेगा इंतखाबात में ज़ाहिरी बात है वही सिला पाएगा, वही जीतेगा। सिंपल सी बात है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो अपोजिशन हो। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि मुल्क की बेहतरी की खातिर, अवाम की खातिर सियासत बराए सियासत का चलन छोड़ दें। तनकीद बराए तनकीद, सियासत बराए सियासत। अब अपने अपने बस कामों के लिए लगे हुए, सियासत बराए सियासत हो रही है, तनकीद बराए तनकीद हो रही है। कोई ऐसी तनकीद करें जिससे फ़ायदा हो सके मुल्क को। ये जो सिचुएशन है इसका कोई हल निकल सके, जो परेशानी है खासतौर पे महंगाई से छुटकारा मिले अवाम को। एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय अवाम की खातिर, मुल्क की खातिर, महंगाई के खात्मे के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। अल्लाह के बंदो, अपनी नीयत को साफ करना होगा आप सबको, ताकि कुदरत की मदद भी हासिल हो सके आप सबको। अगर ऐसा ना किया गया तो नुकसान मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगी इस अवाम का होगा, हमारे मुल्क का होगा, हमारे प्यारे पाकिस्तान का होगा, और ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अफगान तालिबान हुकूमत का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है और तालिबान हुकूमत के वफ़द की जो क़ियादत है वो वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी कर रहे हैं, जबकि तालिबान वफ़द में तिजारत और ख़जाना के वज़ीर भी शामिल हैं। अच्छा, तालिबान हुकूमती वफ़द वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जहाँ वो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अलावा रूस, अमरीका और चीन के वफूद शिरकत करेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब बुध को इंडिया में अफगानिस्तान के मामले पर सलामती के मुशीरों का इजलास शुरू हो रहा है और भारत को एक बार फिर इस वक्त सफारती सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ा, जब पाकिस्तान के बाद चीन ने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर होने वाली ये जो इजलास है इसमें शिरकत से इनकार किया। अच्छा, पाकिस्तान और चीन के इनकार के बाद अब ये इजलास सिर्फ महज अब कह लें कि 7 मुल्की इजलास रह गया। अब दूसरी जानिब सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल असखुद नोटिस केस में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अदालती हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, मुल्क में खुदकुश हमले हो रहे थे और फिर पाक फ़ौज और पूरी कौम ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीती। इमरान खान साहब ने मज़ीद ये कहा कि APS लवाहिकीन का दुख है तो 80,000 लोगों का भी हमें दुख है। इस पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं 2 मौजूद मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, आपसे शुरू करूँगी। भारत में ये जो अजीत डोवल के है की सरबराही में होने वाला इजलास है जिसे दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान का नाम दिया गया है, जनरल साहब आपको इस इजलास के पीछे भारत का मुफाद या फिर मकसद क्या नज़र आता है? देखिए, बात यह है कि जब आपने मालूम करना हो ना कि किसी मुल्क का क्या मकसद है, तो सीधी सी बात है 2 चीज़ों पे नज़र डालनी चाहिए, एक उनके माजी पर, एक उनके इंटरेस्ट के ऊपर। तो हमने देखा कि ख़ासकर ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी बात जब ये अफगान ट्रांजिशन में था कि भारत एक मेन स्पॉइलर है उस सिचुएशन का, और वो किसी सूरत में नहीं चाह रहे थे कि अमरीकी वहाँ से जाएँ, वो किसी सूरत में नहीं चाह रहे थे कि अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हो, बल्कि बाद में जब ये वादी में जंग हुई तो वो फिर ये चाह रहे थे कि वहाँ पर जो है नॉर्दर्न अलायंस टाइप कोई चीज़ बने, और वहाँ पर भी तो ये सारी चीज़ें अफगान हुकूमत भी देख रही थी, जो इंटरम हुकूमत है दुनिया भी देख रही थी। तो बिल्कुल उनके साथ ठीक हुआ है कि देखें जब पाकिस्तान नहीं होगा, चीन नहीं होगा, अफगानिस्तान नहीं होगा, तो फिर क्या मकसद है इस इजलास का? मुझे तो लगता है कि शायद वो कैंसिल ही कर दें,
या वैसे अपना भरम रखने के लिए उसको जारी रखें। जी। लेकिन इसका अब कोई मकसद नहीं रहा। पहले ज़रूर ये मकसद था उनका कि किसी तरीके से सबोताज किया जाए ये मामला, वहाँ पर ऐसे मसाइल उठाए जाएँ जो जिससे कड़वाहट पैदा हो, ऐसे मसले खड़े किए जाएँ जिससे आपस में यकजहती के बजाय एक दूसरे से दूरी पैदा हो। तो उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं और ये हज़ीमत दर हज़ीमत की एक दास्तान है। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस पर वो पोंछा डालते हैं, कैसे पर्दा डालते हैं और आगे क्या करते हैं। बार कैफ इसकी अब कोई अफादियत नहीं रही। ठीक है जनरल साहब, आपकी तरफ आ रही हैं जमील अहमद साहब। आपने जनरल साहब को भी सुना। अब ये जो इजलास हो रहा है भारत में, इसमें पाकिस्तान को भी आपको पता है मदऊ किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने आगाज़ में इब्तदाई में दावत ये कहकर ठुकरा दी कि भारत चूंकि खित्ते के हालात ख़राब करने में पेश है तो वो कैसे कोई अमन का इजलास कर सकता है। तो भारत को जो पाकिस्तान ने पैगाम दिया जमील साहब, कैसे देखते हैं आप? यानी भारत को मेरे ख्याल से आईना दिखाया पाकिस्तान ने। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान ने भी आईना दिखलाया और चाइना ने भी आईना दिखलाया पाकिस्तान को, भारत को। लेकिन साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि भारत समेत 8 ममालिक ने इसमें थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, डेली डायलॉग जिस नाम से मंसूब किया गया है, उसमें शिरकत की है। और पहली दफा इंडिया में सेंट्रल एशियन के तमाम कंट्रीज पहली दफा आए हैं ये इजलास अटेंड करने के लिए। तो ये बात दुरुस्त है कि हम तो मकारी को समझते हैं, इंडिया के मकारी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो क्या उसी तरह बाकी ममालिक भी समझते हैं? मेरा मानना ये है कि बाकी ममालिक उस अंदाज से नहीं समझ सकते इंडिया को जितना पाकिस्तान और चाइना समझता है। तो हमें तो पता है, लेकिन सवाल ये है कि चाइना क्योंकि एक मकारी के साथ सारी चीज़ों को कोशिश करता है कि आगे लेके चले, और जिस तरीके से उसकी दुनिया में आउटरीच है इंडिया की, उस लिहाज से वो इसका फायदा उठाना चाहेगा। अब देखिए, मैंने इसकी कोई टेक्निकल खदोखाल पर गौर किया है डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी कुछ चंद घंटे पहले जारी किया है, उसमें उन्होंने किया है कि अफगान सॉइल जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाए, टेरर एक्टिविटीज बिल्कुल वहाँ नहीं होनी चाहिए, किसी को शेल्टर टेररिस्ट को या टेररिस्ट ग्रुप को नहीं देना चाहिए, वहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई किसी को फाइनेंस नहीं करना चाहिए उस टेरर एक्टिविटीज। लेकिन आप अंदाजा करें कि यही चीजें तो दोहा एग्रीमेंट में पहले ही शुदा है, जो 29 फरवरी 2020 में हो चुका है, और दोहा एग्रीमेंट 2 और DE आर्टिकल है जिसकी की मुबासलत है जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन सितंबर को पास हुआ है, रेजोल्यूशन नंबर 8853। अब मैं मकारी की तरफ आ रहा हूँ, इंडिया की मकारी, उसने वहां से कुछ पॉइंट्स उठा के, और ये जो 7 ममालिक आए थे, पता नहीं उन्होंने इसको कितना रियलाइज किया होगा या नहीं किया होगा, विदाउट नेमिंग एनी कंट्री पर्टिकुलरली पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी नॉन इंटरफेरेंस जो है अफगानिस्तान में उनके इंटरनल अफेयर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उससे पहले इंडिया के चैनल्स को आप देखें, उन्होंने पाकिस्तान हर जगह मचाई हुई थी, तो वो तो हमें पता है, हमें उसका अहाता करना चाहिए। ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें ऐसी चीजें हैं जिसका हमें अहाता करके, जो हमारी मीटिंग अब हो रही है जो कि बहुत अहम है, जो कि ट्रॉयका प्लस की मीटिंग है, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब उसको प्रिजाइड करेंगे, और उसकी अहमियत ये है कि तमाम एनवाइज उसमें आ रहे हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और यूएस के एनवाइज, और यूएस के जो अब एनवाई आ रहे हैं, ज़ैमले खलीलजाद ने रिजाइन करने के बाद जो नए आ रहे हैं, उसकी अहमियत काफी ज्यादा है, क्योंकि उसकी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात होगी और उसमें फेस टू फेस बातें होंगी। अब जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है, बाकी ज्वाइंट डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं, डेली डायलॉग, जिसको रीजनल जो सिक्योरिटी डायलॉग भी है, तो उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट में बाकी वही चीजें हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जिसका मैंने जिक्र किया कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को देंगे, लेकिन पहले ये है कि वो मुल्क से टेररिस्ट ग्रुप पर खात्मा करें वगैरह वगैरह, और ह्यूमन राइट, चिल्ड्रन राइट, माइनॉरिटी राइट, तमाम का वही अहाता, वही चीजें उन्होंने इसमें भी किया है।
और उसमें उन्होंने साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, आपकी इजाज़त में ज़रा जनरल साहब को भी दोबारा शामिल गुफ्तगू करूँ। जनरल साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। ये बताएं कि पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो होने वाले मुज़ाकरात कामयाब होने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि BBC ने भी दावा की है कि TTP के साथ मुआहदे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की 3 शराइत सामने आई हैं। वो क्या है जी? नंबर 1, आइन तस्लीम करें, नंबर 2, हथियार फेंकें, और तीसरी ये कि शनाख्ती कार्ड बनवाएं। कैसे देखते हैं इन शराइत को आप? जी, मेरा ख्याल है कि नहायत मुनासिब हैं, और हो सकता है कि कोई और ऐसी बात हो जिसका BBC को इल्म ना हो, या अभी जब चीज़ सामने आएगी तो पता चलेगा। ये दो तो जो एतराज़ इसके ऊपर था बातचीत के ऊपर, वो तो मेन यही था ना जी कि जब वो आइन को नहीं मानते और जब वो दहशतगर्दी जारी रखेंगे, इधर आके क्या गारंटी दूंगी, ये वो बात। तो मैं 2-3 बातें इस सिलसिले में करना चाहता हूँ। देखिए, फौजी नुक्ते नज़र से मैं आपको पहले बता दूं, इसका इखलाकी और कानूनी पहलू हम बाद में देख लेंगे, कि कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में या किसी जंग में जीतने वाला इस बात की जिद करे कि जब तक मैं हारने वाले का आखिरी आदमी मार ना दूं, मैं कोई बात नहीं करूंगा, या हम कोई गुफ्तशनीद नहीं करेंगे, या गुफ्तशनीद हो ही नहीं सकती। ये कभी भी नहीं हुआ। UK ने भी बातचीत की IRA से जब उनके थे, अभी अमेरिका बात करके गए अफगानिस्तान से। दूसरी जंग अज़ीम के बाद आपको पता है हार गए थे जापान और जर्मनी। आज वो कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, ये किसी ने नहीं जिद की कि नहीं जी हम तो इसको मारेंगे, ख़त्म करेंगे, उसके बाद होगा। तो ऐसे नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये कि जब 10 लोग आपके साथ नबर्द आज़मा हों और उसमें से 5 या 4 आमादा हो जाएं आपसे बातचीत पर, तो बाकी 6 से लड़ना आसान हो जाता है। तो ये दूसरा इस्तेदलाल है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो बातचीत करना तो हर हालत में मुनासिब है, बशर्ते के। और ये कहना कि बातचीत करने का मतलब है घुटने टेक देना, ये अजीब मंतक है कि बातचीत तो सारी दुनिया में होती है, जिसका मतलब जहाँ भी बातचीत हो वहाँ ज़रूरी है कि घुटने टेक के जा रहे होते हैं। तो हारने और जीतने वालों के दरमियान भी बातचीत होती है। हाँ, अलबत्ता इसके जो इखलाकी पहलू हैं, या जो एक ये बात कही जाती है कि पहले बड़ी बात हुई, बड़ी दफ़ा हमेशा नाकाम होती रही। वो इसलिए नाकाम होती रही मेरी बहन कि उसके पीछे रॉ थी नाकाम करने वाली, CIA थी, NDS थी। वो हर बार जब बातचीत होती थी कामयाबी की तरफ उसको सबोताज कर देते थे। अभी वो लोग वहाँ पर नहीं है, बल्कि गारंटी देने वाले अफगान तालिबान है। और ये बात हो क्यों रही है? इसलिए हो रही है कि मौजूदा अफगान हुकूमत ने ज़मीन तंग कर दी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर। उनको कह दिया है कि आप हमारी सरजमीन नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम नहीं होने देंगे, अब बात करें अपने मुल्क के साथ। और दूसरी बात यह कि यहाँ से उन्होंने बुरकस निकाल दिया पाकिस्तानी फौज ने उनका। तो ये पिछले 1-2 महीनों में एक स्पाइक आई हुई थी, बड़ी एक्टिविटी थी ज़्यादा। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरा बारूद और असले का जोर लगा दिया ताकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ शो करें कि ये हम बड़े तगड़े हैं, तो असल में वो बहुत वीक हैं। तो मेरा ख्याल है कि बातचीत पाकिस्तानी शराइत पर होगी, और जो शराइत सामने आई हैं बड़ी मुनासिब हैं, और मेरा ख्याल है जो लोगों के एतराज़ से वो दूर हो गए। अलबत्ता ये जो ऐसे सानियात में जो लोग थे, मतलब जैसे ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाला है, उनमें से तो ज़्यादातर लोग काफिर किरदार को पहुँचाए जा चुके, वो तो इनमें है नहीं। एक आध कोई होगा, उसके साथ बात नहीं होनी चाहिए जब तक कि उनके लुहाकीन उनको माफ़ ना करें, और वो मेरा ख्याल कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा मिला जुला काम करना पड़ेगा पाकिस्तान को, ये बिल्कुल क्लीन और क्लियर काम नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा जमील साहब, आलमी बैंक के सदर ने भी अफगानिस्तान की जो मुअत्तल की गई माली इमदाद है वो दोबारा शुरू करने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे हालात में तालिबान हुकूमत सिफारती सतह पर क्या करे कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान के अवाम को कहत से बचा सके? न सिर्फ आलमी बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने, बल्कि IMF ने भी अपने तमाम एड्स को मुनक़ता कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन 774 मिलियन जो इस साल के लिए रखे थे, जो उन्होंने रिलीज करने थे वो भी, और IMF ने भी सारे अपने। वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन और दुनिया की जो वर्ल्ड पॉलिसी है हम उसके साथ चलेंगे, और अफगान तालिबान के आने के बाद हम इसको मुअत्तल करते हैं। न सिर्फ ये तो सितम ज़रीफ ही देखें, न सिर्फ ये एक तरफ तो दुआ एग्रीमेंट करते हैं अफगान तालिबान से, इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर गवर्नमेंट तस्लीम करते थे अमेरिकन, और उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट किया जिसका कि मैंने आपको हवाला भी दिया उसके पार्ट 2 का। और इसी तरीके से जब उन्होंने सारी चीज़ें मानी और सब जब तालिबान आए तो उनके हाथ पांव इस तरह बांधे जा रहे हैं कि 75% बजट उनका जो आता था बाहर से, और चले वो भी नहीं,
जो उनके $9.5 बिलियन हैं वो भी फ्रीज कर लिए। मेरी कुछ यूएन के अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ टॉप लीडरशिप से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कम से कम WFP वगैरह के पैसे जो हैं उनके पास वो क्यों नहीं डिप्लॉय कर रहे हैं, वो क्यों नहीं स्पेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि अमेरिका का निज़ाम जो है फाइनेंशियल सिस्टम, उसके तहत कोई भी पैसा अफगानिस्तान में ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है कि वहाँ कोई चीज खरीद के उनको दें, वहाँ हम अपने पैसे लेके जाएं, काम करें। तो इसका मतलब न सिर्फ ये कि उन्होंने फंड्स रोके हैं, बल्कि जो फंड्स बाकी एजेंसीज यानी अक़वाम मुत्तहिदा के पास है या यूरोपियन यूनियन के पास है, अब तक वो फंड्स बिल्कुल वहां नहीं पहुंच सके और न पहुंच सकते हैं जब तक कि अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम को ये इजाजत न मिले कि ठीक है फंड्स ट्रांसफर करना शुरू कर दे। तो एक तो सितमजरी की, दूसरी ये है कि सर्दी में वर्ल्ड बैंक का जो सरबराह है वो कहता है कि लोग वहां हमने डेथ ड्यू टू स्टारवेशन आधी आबादी जो है वो बिल्कुल आ गई है इसमें फूड इनसिक्योरिटी पर। तो तमाम चीजों देखते हुए दुनिया अक़वाम की आंखें ह्यूमैनिटेरियन साइड पर भी नहीं खुल रही हैं। तो इससे एक शक होता है, एक बहुत बड़ा शक होता है मुझे जैसे लोगों को, और मैं सुन रहा हूँ बाकी तजिया निगारों को भी, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी कुछ जो इस मामले में इदराक रखते हैं वो लिख रहे हैं कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि जान के ये किया जा रहा है, और अगर जान के किया जा रहा है तो उसका क्या मकसद हो सकता है अमेरिका का और उनके एलाइज का। उसका मकसद तो यही समझ में आता है ना कि वहाँ डिस्टेबलाइजेशन हो, वहाँ भूख हो, अफलास हो, नंग हो, लोग बाहर निकलें, आपस में लड़ें, सिविल वार हो। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड का सिलसिला है, CPEC का है, वो चाइना के इन्फ्लुएंस को कंटेनमेंट प्रोग्राम जो उनका पूरी वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं वो खासतौर पे इंडो पैसिफिक में, और यहाँ उसका तो इसका मतलब ये मामला भी एक हिस्सा नजर आता है। मैं इसको अपने आर्टिकल में भी लिख चुका हूँ कि कंट्रोल डिस्टेबलाइजेशन अमेरिका और उसके एलाइज चाहते हैं ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस आ सके और ना ही बेल्ट एंड रोड या CPEC आगे बढ़ सके। लेकिन उस सिलसिले में हमारी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं आपकी इजाजत से। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है। जनरल साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब ये जो APS सानिया के बाद नेशनल एक्शन प्लान और दहशत गर्दों के खिलाफ जो अपनाई गई हुकूमत पाकिस्तान और फौज की हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी है, उसमें मैं आपका तजिया चाहूँगी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ये हुआ कि इतने अहम मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया जाए, और इससे भी अच्छा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ लाए और ये बातचीत हुई। अलबत्ता कुछ तैयारी में उनको दिक्कत हुई होगी क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे था। मैं कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ सामने जो कि आप लोगों को मालूम हो गई होंगी। पहली बात यह है कि एक बड़ा हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन ऑलरेडी कायम हुआ था इस सिलसिले में। उन्होंने अपनी पूरी इंक्वायरी की थी और उसकी रिकमेंडेशंस और फाइंडिंग्स मौजूद हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि 6 लोगों को सजाए मौत दी गई थी फौजी अदालतों की तरफ से, और 5 उसमें से उस पर एग्जीक्यूट हो गए, सजाए मौत पर अमल हो गया। एक जो है वो पेंडिंग है मामला, वो सुप्रीम कोर्ट ही में है। ठीक। 4 आर्मी ऑफिसर्स को सजाएं हुई हैं मुख्तलिफ नौयत की, इसी बिना पर के नेगलेक्ट की वजह से या उन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं अंजाम दी, जैसा भी है ये भी हो चुका है। उसके अलावा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में ज़्यादातर लोग कैफरे किरदार को पहुँचाए जा चुके हैं जिनका ताल्लुक आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिया से था। तो ये सारे चीज़ें तो हैं, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है क्योंकि वो लवाकिन जो है साफ ज़ाहिर है उनके साथ तो हमारी हमदर्दी हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए। किसी भी तरीके से उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती जिसमें ये कहा जाए कि नहीं जी जो हमने करना था कर लिया, अभी और कुछ नहीं कर सकते। वो मुद्दई हैं और उनकी इजाज़त के बगैर किसी को माफ़ भी नहीं किया जा सकता। अब तो खैर माफ़ कोई है ही नहीं जिंदा, तो माफ़ किसको करना होगा, एक दो इक्का दुक्का लोग होंगे जी। अगर उनकी कोई डिमांड है कि वो मजीद कोई कार्रवाई चाहते हैं कुछ लोगों के खिलाफ, तो एक और मेरा ख्याल जुडिशल कमीशन इससे भी बड़ा बनाया जा सकता है। लेकिन उसके मैंडेट में एक चीज़ और भी रखी जानी चाहिए मेरे ख्याल में, और वो ये है कि वो दर्जनों लोग जिनको फौजी अदालतों ने सजाए मौत दी इसलिए कि वो जानते थे कि ये लोग और बहुत सारी चीज़ों में मुलव्वस हैं,
तो पेशावर हाई कोर्ट ने धड़ाधड़ उनको रिहा कर दिया। ये जुडिशल कमीशन जो नया बने इस बात का भी अहाता करे, क्योंकि बात यह है कि अगर कोई सुकम था प्रोसीडिंग में, अगर वो सही तरीके से फौजी अदालतों ने डील नहीं किया था तो वो वापस भेजा जा सकता था रिव्यू के लिए, या फिर किसी और अदालत में हो सकता था। लेकिन इस किस्म के टेररिस्ट को छोड़ देना किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं था। तो ये सारी चीजें, तो मेरा ख्याल है कि काफी काम इस पे हो चुका है, लेकिन लवाकीन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो कुछ और इसमें इकदाम चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे नजर वो बातें की जा सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा जमील साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। अच्छा, अदालत के सामने एक सवाल प्राइम मिनिस्टर ने भी उठाया कि पता लगाएं कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए, और ये भी पता लगाएं कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। इन सवालात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो इल्म है ना कि इंडिया का सबसे बड़ा बजट जो दुनिया में था वो था ही इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान में उस अफरा तफरी फैलाई जाए। और टीटीपी, अब तो ये बात बिल्कुल मंजर आम पर आ चुकी है ना कि टीटीपी के साथ रब्ता था उनका। इसी तरह बाकी जो यहाँ हमारे ग्रुप्स हैं बहुत सारे, उन पे ज्यादा फंडिंग खर्च की जा रही थी, बलूचिस्तान में भी और उसमें भी। लेकिन मैं इसको जल्दी से आपको इसके दो जाविये बताता चल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर गुफ्तगू एक जाविये पर हो रही है में। दूसरा जाविया इसका इंटरनेशनल जाविया है टीटीपी के साथ जो एग्रीमेंट है। पहली बात तो मैं बताता चलूं कि कोई नई बात नहीं है। इससे पहले IRA के साथ इसने किया था एग्रीमेंट, यूके ने भी किया था, और उसमें एमनेस्टी उनको भी दी थी। और ये एग्रीमेंट 1998 में ये बिल क्लिंटन के इंटरफेरेंस से ये मामला सारा हुआ था। 36 साल की जंग के बाद जब उनसे उधर भी बहुत सारे लोग कत्ल वारत हुई थी, वहां भी बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए। तो जिस तरह जनरल साहब भी फरमा रहे थे कि इसको आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सारी जिंदगी इस जंग को आप लेके चलें। और दूसरी बात यह है इसका कि दुनिया में हमें इस एग्रीमेंट के बाद डिप्लोमेटिक फोरम पर किस तरह हम दुनिया को ये बावर कराएं कि भाई IRA किया, हम भी उसी लाइन पर कर रहे हैं। ये इनको हम कोई भी ऐसी रियायत नहीं दे रही हैं जो गैर कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है। ये बात करना बहुत जरूरी है। अब इसका एक और एंगल ले लें कि देखिए, इसमें हमारे जो अफगानिस्तान में जो भी गुडविल है हमारी अफगान तालिबान के साथ, अफगान तालिबान ने जैसे ही पावर में आए उन्होंने रिलीज किया 864 आदमी, 864 टीटीपी के जो मेंबर्स हैं। हमने उनको कहा कि हमें कुछ हवाले कर दें, उन्होंने नहीं किया, इसलिए कि उनका चोली दामन का साथ रहा है, रेजिस्टेंस करते रहे ऑक्युपाइड फोर्सेस के खिलाफ। और उनका बैक वही है, एक ही शख्स पर टीटीपी का भी बैक है और अफगान तालिबान का भी बैक है। अच्छा, अगर हम उन्होंने रिकमेंड किया कि जी आप इनसे कर लें, और वो बीच में मीडिएटर के तौर पर खास तौर पे मोहतरम सिराजुल हक्कानी साहब, उनका बहुत बड़ा रोल इसमें चल रहा है, और बाकी जाहिर लोग। तो वहाँ उसमें अगर हम उनकी बात भी ना माने, और पाकिस्तान इस वक्त जो है जिस माशी लिहाज से चल रहा है, जिस तरीके से इंडिया हरकत में आया हुआ है, अगर हम इनको मजीद अपना दुश्मन बनाते रहें और चलाते रहें तो ये कोई दानाई वाली बात नहीं है। इसमें मैंने काफी एक बड़ा तफसील वाला अब देखिए सवाल की एपीएस की बात जो है, एपीएस में ये बात दुरुस्त है कि 19 के अलावा 149 में से 132 बच्चे बेचारे मासूम, हमें बिल्कुल सारों की उनसे हमदर्दी है उनके वालिदैन से। और वो जब, क्योंकि अब उनकी डिमांड ये है उनके वालिदैन की कि जो कमांडर है और जिन्होंने ये प्लान किया है उनका क्या बनेगा, आप उनसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उस बारे में उनको यकीनन हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस मामले में। और उनको ओवरऑल देखिए, जो भी मुल्क काम करता है इस किस्म का, वो मारूजाती हालात को देखता है, वो माहौलियाती हालात को देखता है, और उस लिहाज से फिर वो आगे चलता है। हमें इंडिकेशन इसकी मिल गई थी जब प्राइम मिनिस्टर ने टीके न्यूज से, टर्किश न्यूज से जब उन्होंने बात की थी, और हमें पता है कि तहरीके तालिबान जो गारंटर बीच में है, और हमारी फोर्सेज ने पहले उनको काफी जो उनका हशर किया, और हमें पता है कि हमारी फोर्सेज उनको भी पता है तहरीके तालिबान को कि अगर वो दोबारा उन्होंने इस मामले में ये काम किया तो दोबारा उनके साथ वही होगा। लेकिन इस दफा क्योंकि तहरीके अफगान तालिबान बीच में शामिल है, तो हम अफगान तालिबान के उन सेंटिमेंट्स और उन गारंटीज और उन मीडिएशन को भी मलूज़े खातिर हमें रखना पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारे दोस्त के बजाय दोस्ती उनसे कम हो जाए, या दोस्ती के बजाय वो हमसे कोई मुखासमत शुरू कर दें। तो लिहाजा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट यही है कि जो लोग यहाँ
जो शहादतें हुई हैं हमारे पास, उनको कम से कम बताना पड़ेगा, और उनसे जहां जहां ट्राइबल मामलात हैं वहां ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करानी पड़ेगी। जिस तरह हमने इस तिमूर में भी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कराई थी, इस मामले में बाकायदा एक प्लेटफॉर्म के जरिए, एक फ्रेमवर्क के जरिए, उसी तरीके से कुछ मामलात में हमें ये करना होगा। कुछ मामलात में जो दिए हुए मरवजा तरीके हैं, उस लिहाज से उन इंडिविजुअल वो खुद ब खुद उसको माफ करें या जो भी करें, और कुछ मामलात में स्टेट केसेस को विड्रॉ करेगी, और खास तौर पे उन लोगों को जिनके हाथ पर लोगों का खून नहीं है, और जिनके हाथ पर लोगों का खून है। ठीक है जी, ठीक है जी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।